हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, AMH। रिसेंट भी है और नया भी, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। हमारी इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में AMH की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कितना AMH नॉर्मल होता है, कितने AMH पे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम होते हैं, कितने AMH पे हमको IVF का सोचना चाहिए, IVF टेस्ट बेबी के लिए क्या AMH लेवल्स नॉर्मल हैं, अगर किसी के AMH लेवल कम है तो क्या उसको प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती, या अगर किसी का AMH लेवल ज़्यादा है तो वो उसको प्रेगनेंसी रुकेगी ही, AMH और PCOS का क्या लिंक्ड है, AMH और डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व का क्या लिंक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सपना, ये बताओ AMH होता क्या है और हम लोग उसको क्यों टेस्ट करते हैं? जी, जो AMH होता है, सबसे पहले तो AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक ब्लड टेस्ट है और ये ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है। हमको इससे ये असेसमेंट मिलता है कि स्त्री की, महिला की ओवेरियन स्टेटस कैसा है, उनकी ओवेरियन रिजर्व कैसी है, उनके अंडे उनके पास कितने बाकी हैं और कितने साल तक वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्लड टेस्ट। मतलब जिस हिसाब से हमारे बैंक में बैंक बैलेंस होता है और हम बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में, उसी हिसाब से हर एक लेडी की ओवरीज में एक ओवेरियन बैलेंस होता है। नंबर ऑफ एग्स फिक्स होते हैं। एक स्त्री जो होती है, जब उसका जन्म होता है तो उसके पास फिक्स 4 से 5 लाख बीज होते हैं और वो कभी बढ़ते नहीं हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, फर्स्ट मेंसेस 13-14 साल की उम्र से, हर महीने लगभग 1000 बीज अपने आप मरने लगते हैं, उनका नुकसान होने लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 साल की एज तक बीज ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं, और वो बीज का लेवल एग्जैक्ट कितना है वो पिछले 10-15 सालों में हमको ये AMH टेस्ट करके पता चलता है। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग ये जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसके भी कोई अलग अलग मेथड होते हैं कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेथड से ही करते हैं? होते हैं, अलग अलग लेबोरेटरीज इसको अलग अलग मेथड से टेस्ट करती है। हमको ये पर्टिकुलरली जो AMH का टेस्ट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में जाना चाहिए। उनके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लैब्स जो होती हैं वहाँ कराना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे सवाल है जो मैं आंसर कर देती हूँ, जैसे इसका पीरियड्स की, मासिक की साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। प्रिफरेबली अगर डे 2 डे 3 पे अगर वो कोई दूसरे टेस्ट करा रहे हैं तो उसी के साथ हम लोग करवा देते हैं। खाने पीने से भी इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, और ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। कई बार ये सुन के लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और इससे उसकी रिपोर्ट आती है। ये AMH टेस्ट क्या हमको सारे पेशेंट्स में करना चाहिए, कब करना चाहिए, और ये हमको क्या बताता है, हमारी ट्रीटमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है? जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पहले एक टाइम हुआ करता था हमारी प्रैक्टिस में जब हम सामने से लोगों को कहते थे कि आपका AMH टेस्ट करा लेते हैं। बट आजकल जो अवेयरनेस है और गूगल पे जितना नॉलेज अवेलेबल है, उससे कपल्स अपने आप सामने से आते हैं, फीमेल्स आती हैं और बोलती है कि सर मेरा AMH लेवल इतना है, क्या मेरे को इसे रिपीट कराना है, क्या मुझे वो टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और ये AMH क्या होता है। तो आपका जैसे सवाल था कि कब इसको कराना चाहिए, तो कोई भी महिला है जिसकी 30 साल से उम्र ज़्यादा है, एक अप्रॉक्सीमेटली हम 28 to 30 मान लेते हैं, या फिर किसी को लंबे समय से वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब हम स्कैन करते हैं, हमारे लिए जो बेस लाइन स्कैन है, डे 2 पीरियड आने के 2nd डे और 3rd डे पे जब हम स्कैन करते हैं और हम उनको जब सोनोग्राफी में उनके ओवरीज देखते हैं और हमको एंट्रल फॉलिकल काउंट, उनके जो शुरू के 2nd डे और 3rd डे पे जो उनके अंडे हैं वो कम दिखते हैं, या ओवेरियन साइज कम लगता है, या ओवेरियन वॉल्यूम हमको कम लेता है और हमको डाउट रहता है, उनको प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लग रहा है और प्रेगनेंसी लंबे समय से नहीं रुक रही है, जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उन सारी महिलाओं को हम AMH टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं। हालांकि हम लोग अपने सेटअप में सारे पेशेंट्स का रूटीन AMH करवाते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। AMH से हमको पता चलता है कि हमारा स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए। अगर पेशेंट यंग है, बहुत लंबे टाइम से ट्राई नहीं कर रहा है और AMH की वैल्यू बहुत अच्छी है, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते। उनको टाइम्ड इंटरकोर्स समझा के, मल्टीविटामिन्स दे के उनको बोलते हैं कि आप घर पे ट्राई करें, 4-6 महीना नई प्रेगनेंसी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा तो फिर हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। हाँ, जैसे सपना ने बोला कि कोई एल्डरली पेशेंट है, अबव 30, पास हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, पास हिस्ट्री ऑफ ओफोरेक्टोमी है, ओवेरियन सिस्ट निकाला हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस है, या लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग AMH करने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि AMH लेवल का नॉर्मल लेवल कितना होता है? जी, तो AMH जो ब्लड टेस्ट है तो उसमें कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो उनमें काफ़ी सारे 3-4 लेवल्स दिए होते हैं। जो एक फर्टाइल बेस्ट फर्टाइल लिखा रहता है कि दिस इज़ द बेस्ट लेवल फॉर द फर्टिलिटी। बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है रिपोर्ट्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि एनीथिंग विच इज़ मोर देन 2, कोई भी ब्लड लेवल्स अगर मोर देन 2 हैं तो वो गुड हैं, अच्छे हैं, वो अच्छे कहलाते हैं। समवेयर बिटवीन 1.5 to 2 इज़ लाइक बॉर्डर लाइन, और 1.5 से अगर वो कम होता है तो हम उसको लो AMH बोलते हैं, और एनीथिंग लेस देन 1 इज़ वेरी लेस। और 4, 4.5 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, वो हम लोग उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये AMH लेवल कभी उम्र के साथ बदलते हैं, चेंज होते हैं या सेम रहते हैं? एक बार हमने किसी 25 साल की फीमेल का AMH कराया तो उसका पूरी ज़िंदगी भर सेम रहने वाला है या बदलेंगे? जी, जैसे आपने अभी शुरू में ही कहा कि भाई स्त्री जब बच्ची बॉर्न होती है तो उसके पास फिक्स अंडे होते हैं, तो नेचुरली जैसे जैसे एज बढ़ रही है, और अभी हमने शुरू से हम 30 साल की बात कर रहे हैं, तो 30 साल के बाद ये जल्दी जल्दी कम होने शुरू होते हैं। तो ऑफकोर्स AMH लेवल्स चेंज होते हैं, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, और 30 ईयर्स के बाद ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो एवरेज 1 to 2 ईयर्स में ये हमको 0.4 to 0.5 जो लेवल्स हैं उनके चेंजेस हमको दिखते हैं। जैसे लाइक 25 के आसपास अगर वो 3 है तो लाइक 28 या 30 के आसपास वो 2.5 या 2.25, 2.5 या 2.15 के आसपास हमको मिलेगा। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन इनको बार बार टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ एक सवाल और आता है कि कई बार एक लैब से रिपोर्ट अगर कम आई है तो पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा AMH बहुत कम है, अब क्या करें, हम दूसरी लैब से टेस्ट करें। तो लेबोरेटरी वाइज क्या होता है, जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, बट ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि अगर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी फॉलो हो रही है तो 1.5 का शायद 1.6 या 1.7 आएगा रिपीट टेस्टिंग में, या फिर 1.4 या 1.3 आएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि 1.5 का सीधे 3 आ जाएगा या 2.5 आएगा। ये AMH हमको क्या बताता है? AMH करने का फ़ायदा क्या होता है, और ये हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स रूटीनली क्यों नहीं करवाते? सबसे पहले तो आप इसका एवरेज कॉस्ट बता दो कितना होता है जी, हम लोग क्यों करवाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स क्यों नहीं करवाते, और हम लोग क्यों करवाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपने यहाँ पूछ लिए कि AMH टेस्टिंग हम क्यों करवाते हैं। क्योंकि AMH हमको एक ओवेरियन रिजर्व, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्त्री में अंडे का खजाना या अंडे कितने बाकी है उसकी जानकारी देता है। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और एज के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो जब वो 30 ईयर से ऊपर होते हैं तो ऑफकोर्स क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो AMH बेसिकली हमको ये बताता है कि उनके एग्स कितने बाकी है और वो अपनी प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपने यहाँ बोला था स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए कोई कपल हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है तो हमको नेचुरल तरीके से जाना है कि थोड़ा अग्रेसिव तरीके से, कि मतलब हमको ट्रीटमेंट फास्ट रखनी है कि हम थोड़ा नेचुरली उनको आराम से टाइम दे सकते हैं। तो AMH टेस्टिंग हमको ये बात बताता है कि उनको अगले 1 साल में उनका स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उनकी एग की क्वांटिटी कितनी है, और एज के साथ कोरिलेट करें तो उनकी क्वालिटी कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है AMH हमको क्वांटिटी बताता है कि एग्स की क्वांटिटी कितनी है। टेक्निकली देखा जाए तो AMH हमको एग्स की क्वालिटी नहीं बताता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है और AMH कम होता है तो एग्स की ओवरऑल क्वालिटी कम होती है। दूसरा चीज़, कभी कभी हमको अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज लगती हैं, वो सही में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है कि नहीं, वो हमको AMH करने से पता चलता है। दूसरा, अगर हम पेशेंट का IVF के बारे में सोच रहे हैं तो पेशेंट का एग फ्रीज करना है कि नहीं, अगर वर्किंग वीमेन है वो कितने टाइम तक प्रेगनेंसी डिले कर सकती है, या फिर पेशेंट को कितने टाइम पे फीमेल को मेनोपॉज आने वाला है या मेनोपॉज आ चुका है, ये सारी चीज़ें हमको AMH से पता चलती हैं। क्या हमको AMH से नहीं पता चलता है? जैसे मैंने बताया कि एग्स की क्वालिटी कैसी है वो हमको AMH से पता नहीं चलता है। हालांकि रिस्क ऑफ मिसकैरेज, अगर बार बार पेशेंट को मिसकैरेज हो रहा है और अगर उसका लो AMH है तो एक AMH बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो मिसकैरेज बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि AMH कम के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? जी,
AMH जो आपने बोला ना कि हम बात करें 1.5 कुछ बॉर्डर लाइन है या लेस देन 1 या 1.1, तो इसमें क्या होता है कि जो AMH कम हो रहा है मतलब स्त्री के अंडे कम हो रहे हैं, और अब अंडे जो बचे हैं ओवेरियन रिजर्व है वो उनकी कम हो रही है। और इसमें क्या होता है कि उनकी जो साइकिल्स होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो शॉर्ट होने लगती है, जैसे शॉर्ट साइकिल्स आने लग गई है। पहले उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ थी लाइक 28 या 30 डेज़ की थी, तो अब उनकी 22 या 25 डेज़ की होने लग गई है, तो वो शॉर्ट साइकिल है। दूसरी चीज़ ये होता है कि कई बार उनके हम लोग जब डे 3 या डे 2 पे स्कैन करते हैं तो पिछली साइकिल के भी हमको एग्स वहाँ पे अर्ली रिक्रूटमेंट हो रहा है ओवेरियन एग्स का। ये हमारे थोड़े से सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं जिससे हमको ये पता लगने लग जाता है कि उनका AMH लेवल्स कम हो रहे हैं। अगेन ओवेरियन वॉल्यूम कैसा है, एंड्रल फॉलिकल काउंट कैसा है बेसलाइन स्कैन पे, तो ये सब भी हम कोरिलेट करते हैं। जैसे जैसे AMH कम होता है, फ्लो कम होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस भी कम होता है। पहले अगर किसी फीमेल को 3-4 दिन 5 दिन पीरियड आता था तो धीरे धीरे 2 या 3 दिन या 1 दिन ही पीरियड आ जाता है। स्कैंटी मेंसेस रहता है, इरेगुलर मेंसेस तो रहता है, और ओवरऑल बिकॉज बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो रहा है इसलिए उसको वजाइनल ड्राइनेस और वो सब थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, कौन से फीमेल्स को कम AMH होने का रिस्क है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन फीमेल्स में AMH कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ जी, तो ऐसी फीमेल्स जिनको ऑलरेडी ऑटोइम्यून फैक्टर है बॉडी में, लाइक जैसे उनको लंबे समय से डायबिटीज़ है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कितने पेशेंट्स RA पॉजिटिव आते हैं हमारे पास, SLE है, थायराइड है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोनल हमारा मोस्ट कॉमन है थायराइड है। तो ये सब क्या होता है कि इनके बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर होता है, और ये ऑटोइम्यून में ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है जो बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है। तो उस तरह के पेशेंट्स में हमको ये AMH लेवल्स कम देखने में आता है, और हम उनमें प्रेडिक्ट भी करते हैं कि इनके लेवल्स बॉर्डर लाइन कम निकलेंगे। इसके अलावा जिसमें चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें भी AMH कम होता है। जो फीमेल्स एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके में भी AMH कम होता है। ओबीस फीमेल्स में भी AMH काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कम होता है। नॉट एवरी ओबीस फीमेल इज़ पॉलीसिस्टिक, और उसमें AMH कम होता है। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि कम AMH होने के लिए लाइफस्टाइल या डाइट का कुछ लेना देना है? जी बिल्कुल। अभी AMH हमने जैसे बताया कि उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर है तो उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके साथ हम आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर को कम कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका ओवरऑल प्रेगनेंसी रुकने, और प्रेगनेंसी रुकने के बाद जो 8 से 9 महीने प्रेगनेंसी के निकलेंगे, ये दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट इसकी भूमिका है। ऑटोइम्यून फैक्टर जिसके भी बॉडी में होता है, जैसे अगर किसी को थायराइड हो, किसी को एड्रिनल में प्रॉब्लम हो, या किसी को जैसा सपना ने बताया ऑटोइम्यून रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो, उन लोगों में स्पीड ऑफ डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा होता है, तो जल्दी से फॉलिकल्स मरते हैं और AMH जल्दी से कम होता है। ये ऑटोइम्यून के हालांकि बहुत सारे जेनेसिस के फैक्टर्स हैं। कैसे होते हैं, बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑटोइम्यून फैक्टर ट्रिगर हो जाता है, और उसके अलावा स्ट्रेस भी ऑटोइम्यून को बढ़ाता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ को। तो हमको स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखनी है और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना है। और जैसा हमने आगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वीडियो में बताया है, आपको ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको करनी है। अच्छा, AMH लेवल खुद से बढ़ सकते हैं, नेचुरली कभी बढ़ सकते हैं अगर किसी का फीमेल का कम हो गया हो तो? जी नहीं, AMH लेवल्स बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एग्स है अगर उनकी लेवल्स कम है तो देयर आर सप्लीमेंट्स अवेलेबल जो हम एड ऑन करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्चुअल ट्रीटमेंट, जो ओवरऑल एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसमें भी अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ओवरऑल हमारी प्रैक्टिस में हमको उसका रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये यंग पेशेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स AMH टेस्ट नहीं कराते। सारे पेशेंट्स को, जैसे आपने पहले बताया था कि 30 साल के ऊपर को ही हम लोग कराते हैं, तो यंग पेशेंट में कराने का कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा है? हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स था और हमने AMH कराया और बहुत कम AMH निकला। उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है यंग पेशेंट्स में AMH कराने का? अभी इसमें 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है कि एक पेशेंट्स जो यंग है और उनके AMH कम है, और एक पेशेंट्स है जो थोड़े एल्डर है और उनके AMH कम है। यंग पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि एज उनके साथ है,
और एज अगर उनके साथ होते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग एग्स अगर कम भी हैं तो भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनको प्रेगनेंसी रहने का एक अच्छा चांस रहता है। अब जैसे आपने कहा कि उनकी टेस्टिंग ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि AMH एक थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है। बीच में आपने मेरे से पूछा था कि इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो लगभग 1800 to 2000 रुपीज़ का होता है। इसलिए कई बार कपल्स को हम बताते हैं कि ये टेस्ट करना है तो वो 2 बार सोच में भी पड़ जाते हैं कि 2000 रुपीज़ का टेस्ट हमको क्यों कराना है। तो उसमें हम लोग, हमारे लिए केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये सवाल पूछा है कि भाई उनके पीरियड्स इरेगुलर है, शॉर्ट साइकिल्स है, सोनोग्राफी पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमको डाउट हो रहा है, ओवेरियन वॉल्यूम कम है, एंटर फॉलिकल काउंट कम है, और जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको प्रॉपर एग्स नहीं मिल रहे हैं, पुअर रेस्पॉन्स मिल रहा है, तब हमको वो टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो हमको एक डायग्नोसिस देगा और उसमें हमको जो सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करने हैं वो हम फिर कर पाएंगे। क्या ये कम AMH से हमारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के सक्सेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नेचुरल IUI या IVF पे? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि पुअर रेस्पॉन्स, कि जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है, गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस अवेलेबल है। तो जब वो हम डोज देते हैं हमको वो रेस्पॉन्स को रिलेट करना पड़ता है कि जब हमने ये दवाई दिया तो उससे कितने अंडे बने उनके। और कई बार दवाई देने या इंजेक्शंस देने के बाद भी अंडे नहीं बनते हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन से कम बनते हैं, या ओवरऑल अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो टाइमली रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर AMH लेवल्स कम है तो ये हमारे ट्रीटमेंट पे असर करेंगे और हमारे उस साइकिल में जो सक्सेस रेट है वो कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो AMH टेस्ट है हमको पेशेंट को काउंसिल करने में हेल्प करता है। पेशेंट क्या होते हैं, जब हमारे पास कपल्स आते हैं सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमको कितने महीने में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, यह पहला उनका एक सवाल होता है। तो हमको इस सारी फैक्टर से हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आपके AMH लेवल्स बॉर्डर लाइन है या कम है, आपकी एज ज़्यादा है, आपके हस्बैंड फैक्टर कैसा है, फेलोपियन ट्यूब फैक्टर कैसा है। तो वो सारी चीज़ें मिलके हम उनको काउंसिल कर पाएंगे कि अगर आप नेचुरली जा रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन के कम AMH है किसी फीमेल का तो उसके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस रहते हैं, है ना। इसको हम लोग अलग अलग एज ब्रैकेट्स में करेंगे। सपोज पेशेंट की एज 25 साल के आसपास है, पेशेंट की एज 30 साल के आसपास है और पेशेंट की एज 35 साल के आसपास है। तीनों में आप ऑप्शन बताएं कि सबसे पहला 25 साल की फीमेल हो, उसका AMH सपोज 0.5 है, हम लोग एक ही स्टैंडर्ड AMH रखते हैं 0.5 से 1 के बीच में, तो उसके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग क्या करते हैं। 30 साल की फीमेल के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, और 35 साल की ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने मुझसे पूछा है, बट केस टू केस हम जाएंगे कि जैसे एक 25 to 30 ईयर्स की फीमेल है, यंग फीमेल है जो लेस देन 30 और 0.5 से 1, लगभग 0.5 से 1 उनका AMH है, हमको एक डायग्नोसिस मिला है। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि हमको वो प्री कंसेप्शनल विटामिन्स और हमारे सप्लीमेंट्स वो तो हम इमीडिएटली चालू करेंगे, और सारे ही केसेस में लाइफस्टाइल, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट चालू ही रहना चाहिए। जब कपल्स हमारे पास आते हैं शुरू में हम उनको मोटिवेट करते हैं, एक आध महीना वो करते हैं और बंद कर देते हैं। तो दवाई ही सब चीज़ों का इलाज नहीं है, साथ में ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। अभी जैसे फीमेल यंग है और अगर उसको रेगुलर साइकिल्स है, भले ही शॉर्ट साइकिल्स है, तो हम उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग और टाइम्ड इंटरकोर्स हम समझाते हैं और हम असेस करते रहते हैं साइकिल टू साइकिल कि उनके एग्स कैसे बन रहे हैं। कई बार AMH लेवल्स कम भी होते हैं तो भी उनके 1 और 2 एग्स आराम से बनते हैं, और वो यंग है तो एग्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो उनको प्रेगनेंसी रहने का एक अच्छा चांस है। तो हम उनको ये इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। 6-8 गुड साइकिल्स हम वेट करते हैं, बीच में ज़रूरत है तो उनको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI की साइकिल्स हम के लिए हम काउंसिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर मेल फैक्टर उसमें इनफर्टिलिटी है या मेल काउंट्स कम है तो वो हम ऐड ऑन करते हैं। आप कुछ ऐड करेंगे? मतलब जैसा सपना ने बताया, हम लोग 3 से 6 साइकिल उनको टाइम्ड इंटरकोर्स नेचुरल ट्राई करने का बोलते हैं। उसके बाद नई रिजल्ट मिलता है तो ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के साथ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI का 3 से 4 साइकिल एडवाइस करने का बोलते हैं। और अगर उसमें नई रिजल्ट मिलता है तो हम लोग उनको अर्ली IVF का एडवाइस करने का बोलते हैं सेल्फ साइकिल से। लेकिन बीच में IUI करने के पहले जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया HSG हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग अगर नहीं हुई है तो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन, 35 साल की फीमेल है, सेम AMH 0.5 to 1 के आसपास, क्या करें?
अभी 30 इयर्स की फीमेल है और अभी वो अचानक से आए कि अब हमको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, हमसे गाइडेंस लेने आए हैं। तो हम सबसे पहले एमएच कराएंगे जैसे हमने आपको बताया, और समवेयर वो बहुत ही कम आया है, बॉर्डर लाइन आया है, तो हमको इमीडिएट उनकी ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ेगी क्योंकि एज फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। और इमीडिएटली हम उनकी ये ओवेरियन स्टिमुलेशन चालू कर देंगे, प्री कंसेप्शनल विटामिन और ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि हमने उनको समझा दिया है और वो चालू है हमारे प्रोसेस में। और उनको ओवेरियन स्टिमुलेशन के साथ हम टाइम को इंटरकोर्स की 3 to 4 साइकिल्स करेंगे। उसमें हम एग का रेस्पॉन्स कैसा है वो चेक करेंगे, मेल फैक्टर भी असेस करेंगे साथ में कि अगर मेल फैक्टर पार्टनर में अगर कोई इशू है तो पार्टनर की भी सेम टाइम पे मेडिसिन चालू करेंगे। IUI साइकिल्स भी जल्दी प्लान करेंगे और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है तो IVF के लिए सेल्फ साइकिल IVF के लिए अभी अगर उनके पास टाइम है, क्योंकि लेस देन 1 है तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम नहीं खराब कर सकते, हमारे टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्रेगनेंसी को प्रायोरिटी बनाइए और उसके ऊपर वर्क करिए और ये जल्द से जल्द करना है। अगला सेट 35 साल वाले। राइट, अभी 35 ईयर्स है तो एज और ज़्यादा बढ़ गई है, और लेस देन 1 है तो यहाँ पे तो दोनों ही है कि एज भी, क्वालिटी भी खराब है और क्वांटिटी भी कम है। तो 3 to 4 साइकिल्स हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इसमें अगर सेल्फ साइकिल IVF का अगर हम सोच रहे हैं तो हमको जल्दी उनका स्टेप लेना पड़ेगा और जल्दी काउंसिल करना पड़ेगा। 35 के बाद फीमेल के एग्स बहुत जल्दी से कम होते हैं, इसलिए अगर फीमेल को प्रेगनेंसी की जल्दी है तो हम लोगों को बिना कुछ वेट करे हुए सप्लीमेंट चालू करके फीमेल को डायरेक्टली सेल्फ साइकिल IVF के लिए भेज देना चाहिए, अगर पेशेंट अफोर्डिंग है और विलिंग है तो। अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या विलिंग नहीं है तो सप्लीमेंट चालू करके सबसे पहले HSG करने का और नेक्स्ट साइकिल से हम लोग 2 या 3 साइकिल का IUI का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी पेशेंट्स में हार्ड एंड फास्ट ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि ये ही करना है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पेशेंट के पास टाइम कितना है, पेशेंट के पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी कितनी है, पेशेंट की विलिंगनेस कितनी है, डॉक्टर की नॉलेज कितनी है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है उस लो AMH को डील करने में। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं वो विलिंग नहीं होते IVF के लिए, 2 उनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, एंड C इन दोनों कारण के कारण हम लोगों ने अपनी लो AMH की प्रैक्टिस डेवलप की है कि हम लोग उसमें नॉर्मल नेचुरल ट्राई करने का पेशेंट्स को बोलते हैं और हमको डिसेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है। अच्छा, पेशेंट ने को हम लोग सेल्फ साइकिल IVF को छोड़ के दूसरा एक ऑप्शन आपने नहीं बोला, IVF एग डोनेशन, वो हम लोग कौन से लेवल पे एडवाइस करते हैं? सपोज एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसका 0.4 0.5 AMH है, 0.5 AMH है, तो हम लोग उसको सेल्फ साइकिल के लिए एडवाइस करेंगे या हम उसको एग डोनेशन के लिए भी एडवाइस करेंगे? जी, अब इसमें ये जो आपने सवाल पूछा है ना, तो इसमें अगेन काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब हम उनको है ना आपने बोला 0.4 0.5 तो भी हमको पता है एज अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट कि इट इज़ वेरी लेस, और कई बार सेल्फ साइकिल IVF में उनका एक्सपेंस होता है काफ़ी। एग्स के लिए जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसकी डोज, फुल डोज देने के बाद भी हमको पुअर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, हमारे जो एक्सपेक्टेड एग्स हैं वो बनते नहीं हैं और उनकी साइकिल कैंसिल हो जाती है और उनका ओवरऑल मॉनिटरी लॉस भी होता है। तो लेकिन कई बार पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि पहली बार में जब वो आए हैं उनके डोनर एग्स की उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और वो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। तो दोनों ही चीज़ों की तरह हमको उनको काउंसिल करना पड़ता है, हम उनको बताते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है और फिर उनको समझा के जाते हैं। लेकिन 35 ईयर्स के ऊपर अगर लेस देन 1 AMH है तो जो ART सेंटर्स हैं वो भी डोनर एग ही एडवाइस करते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड फाइनेंशियल पर्पसेस अगर AMH 0.5 से कम है, 35 से ऊपर एज है, तो फीमेल को अगर फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो उसके लिए हम लोग IVF एग डोनेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि A वो रिलेटिवली चीप पड़ता है और B उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेल्फ साइकिल में पेशेंट का एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर होने के बाद भी हमको सक्सेस के चांसेस रिलेटिवली कंपेयर टू एग डोनेशन कम होते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट को IVF सेल्फ साइकिल लेस देन 0.5 AMH मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज में एडवाइस नहीं करते। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग हम लोगों को ज़रूर बताएं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे AMH से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके बारे में। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।